हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। पीछे की क्लास के अंदर अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कुछ टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया था, oogenesis देख लिया था और ओवरी की स्ट्रक्चर देखी थी। और उस ओवरी की स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि किस हिसाब से अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल को इस ओवरी की स्ट्रक्चर में समझने वाले हैं। तो आज अपना सेपरेट टॉपिक होने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज की क्लास का जो टॉपिक है अपना वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब सबसे पहले तो अपन ये देखने वाले हैं कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के और क्या क्या नाम हो सकते हैं, क्योंकि कई बार तो कन्फ्यूजन में ये रहता है। जैसे कि इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम जानते हैं मासिक धर्म के नाम से या मासिक चक्र के नाम से। इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम रजोधर्म के नाम से जानते हैं। इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम रज चक्र के नाम से जानते हैं। इसी को हम आर्थव चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम ऋतुस्राव चक्र के नाम से भी जानते हैं। इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम माहवारी चक्कर के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम बोल सकते हैं टाइम्स, इसी को बोलते हैं पीरियड्स, और इसी को हम बोल सकते हैं मंथली साइकिल। मंथली साइकिल। तो सबसे पहले तो अपना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये जो टॉपिक चलेगा, इसके ये जो बाकी के जो टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ऋतुस्राव चक्र, आर्तव चक्र, रज चक्र, रजोधर्म, माहवारी चक्र, मासिक धर्म, मासिक चक्र, टाइम्स या फिर पीरियड्स। अब इस टॉपिक के अंदर अपने को क्या क्या देखना है वो पहले अपन यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इस टॉपिक से अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपन इसकी देखेंगे परिभाषा कि मासिक धर्म होता क्या है। उसके बाद में देखेंगे उदाहरण कि ये किस में होता है। उसके बाद में इसकी अवधि के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में जो प्रथम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम क्या बोलेंगे, अंतिम बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे अपन क्या बोलेंगे। उसके बाद में इसकी प्रावस्थाएं कितनी होंगी उनका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में इसका हार्मोन नियमन या हार्मोनल नियमन ये कैसे होता है वो डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में फाइनली इसको ग्राफ के माध्यम से भी अपन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। इसकी क्या परिभाषा अपन बना सकते हैं, रट्टा इसमें मारना नहीं है, सिंपल सी डेफिनेशन इसकी अपन बनाने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन किसे बोलेंगे। स्त्रियों के अंदर या मादाओं के अंदर या फीमेल्स बॉडी के अंदर उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जनन तंत्र होता है, जिसमें कि अंडाशय और गर्भाशय रहता है। अंडाशय, गर्भाशय व हार्मोन के अंदर होने वाले जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनाएंगे पहले अपन, स्त्रियों के या स्त्रियों में जनन तंत्र, और जनन तंत्र के अंदर भी स्पेशली कौन से पार्ट के अंदर चेंजेस देखने को मिलेगा, ओवेरी जिसको हम बोल रहे हैं अंडाशय, व यूट्रस जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय। अंडाशय व गर्भाशय व हार्मोनों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को ऋतुस्राव चक्कर या फिर रज चक्कर कहा जाता है। रज चक्कर कहा जाता है। एक तो डेफिनेशन हो गई ये कि स्त्रियों में जनन तंत्र में स्पेशली कौन, एक तो अंडाशय और एक गर्भाशय, मतलब ओवेरी और यूट्रस।
वह हार्मोनों में होने वाले जो साइक्लिक चेंजेज होते हैं या चक्रीय परिवर्तन होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं या रज चक्र बोलते हैं। अब अंडाशय के अंदर क्या चेंज होने वाले हैं, गर्भाशय के अंदर क्या चेंज होने वाले हैं, हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ये बात अपन इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। उसके बाद में यदि ये डेफिनेशन आपको नहीं समझ में आई तो सिंपल तरीके से अपन और लिख सकते हैं कि प्राइमेट्स मादाओं में होने वाले या चलने वाले जनन चक्र को ही रज चक्र या आर्थो चक्र कहा जाता है, आर्थो चक्र कहा जाता है। अब इसमें एक टर्म ली है अपन यहां पे प्राइमेट्स मादाएं। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये प्राइमेट्स मादाएं होती क्या है। इस प्राइमेट्स मादाओं का मीनिंग देखो, एनिमल किंगडम या जंतु जगत के अंदर जब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन होता है तो वहीं पे इनको क्लासिफाई कर दिया जाता है कि प्राइमेट्स मादाएं कौन सी होती है और नॉन प्राइमेट्स या अप्राइमेट्स मादाएं कौन सी होती है। तो वहां पे जब इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है तो प्राइमेट्स मादाओं के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वहां पे ये बताया जाता है कि प्राइमेट्स मादाएं वो होती है जिनके अंदर मासिक धर्म चलता है, जिनके अंदर मासिक धर्म चलता है उनको हम प्राइमेट्स मादाएं बोलते हैं। जिनके अंदर मासिक धर्म या फिर रज चक्र ना चल करके मध्य चक्र चलता है या एस्ट्रस साइकिल चलता है उन मादाओं को हम बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स या अप्राइमेट्स मादाएं। और इन प्राइमेट्स मादाओं के अंदर इनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं मनुष्य, बंदर व एप। ये तीन इंपोर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं प्राइमेट्स मादाओं के। मनुष्य एग्जाम्पल, बंदर और एप, इनके अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, रज चक्कर चलता है। और जो बाकी के बच गए हैं जैसे डॉग है, केट है, काऊ है, बफेलो है, गोट है, ये जो स्तनधारी प्राणी होते हैं इनको हम बोलते हैं अप्राइमेट्स मादाएं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मासिक धर्म, रज चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल ना चल करके एक दूसरा चक्कर चलता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल या फिर मध्य चक्र। उसके बाद में मनुष्य के अंदर इसकी जो अवधि होती है, इस अवधि को ले रखा है एनसीईआरटी ने 28 से 30 दिन तक की। मासिक धर्म की अवधि कितनी है? 28 से 30 दिन की। अब जरूरी नहीं होता है कि सबके अंदर 28 से 30 दिन की हो, लेकिन अप्रोक्सीमेट डाटा मिला है कि ये 28 से 30 दिन की होती है। इसीलिए इसको हम मंथली साइकिल के नाम से भी जानते हैं, मतलब एक महीने की अवधि यहां पे ले रखी है। उसके बाद में सबसे पहले प्रथम बार जो रज चक्र चलता है, प्रथम बार रज चक्र, पहला जो रज चक्र चलता है उसे हम बोलते हैं मेनार्की, या फिर इसी को हम बोलेंगे रजोदर्शन। और इसका जो टाइम होता है ये प्यूबर्टी एज के अंदर चलता है, सबसे पहला प्यूबर्टी के अंदर, या फिर यूं कहे यौवनावस्था के अंदर। स्त्रियों के अंदर यौवनावस्था के अंदर सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं अपन मेनार्की या फिर रजोदर्शन, जो कि कौन सी एज के अंदर होता है? 12 से 14 वर्ष की एज के अंदर होता है। उसके बाद में लास्ट या फिर अंतिम बार रज चक्र, जो अंतिम बार रज चक्र होता है उसको हम बोलते हैं मेनोपोज, या फिर इसको हम बोलेंगे रजोनिवर्ती। और ये कौन सी एज में होता है? ये होता है 45 से 48 वर्ष की एज के अंदर, जो अंतिम बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। जैसे अपने से कोई पूछ ले रजोदर्शन या मेनार्की से आप क्या समझते हो, तो महिलाओं में होने वाला पहला मासिक धर्म जो कि प्यूबर्टी एज के अंदर होता है मेनार्की या फिर रजोदर्शन कहलाता है। उसके बाद में अपने से पूछ ले कि रजोनिवृत्ति क्या होती है, मेनोपोज क्या होता है, तो अपन डेफिनेशन बना सकते हैं कि महिलाओं के अंदर जो अंतिम बार जब रज चक्कर होता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम बोलते हैं रजोनिवृत्ति या मेनोपोज, जिसकी एज है 45 से 48 वर्ष। अब अपने से कोई पूछ ले कि एक महिला है वो जनन कोण से
एज के अंदर कर सकती है। तो अपने को पता है कि पहला जो मासिक धर्म चला है प्यूबर्टी एज के अंदर, यहां से एक एग एक ओवेरी से रिलीज होने वाला है और बिना एग के फर्टिलाइजेशन हो नहीं सकता है। और लास्ट टाइम के अंदर 45 से 48 वर्ष तक की एज के अंदर एग मतलब रिलीज होता है। 48 के बाद में एग रिलीज नहीं होता है और 12 की उम्र से पहले एग रिलीज नहीं होता है। तो ये 12 से 14 वर्ष से लेकर के 45 से 48 वर्ष तक का ये जो बीच का जो टाइम इंटरवल रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? जनन काल। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि मेनार्की से लेकर के ये जो मेनोपोज है, इस टाइम इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? जनन काल बोल सकते हैं। मतलब इस टाइम के अंदर ही महिलाएं जनन कर सकती है, उससे मेनार्की से पहले नहीं कर सकती, मेनोपोज के बाद में नहीं कर सकती है। दूसरा एक अपने को इंपोर्टेंट नोट लगा करके ये मेंशन करना है कि जो गर्भवती महिलाएं होती है, गर्भवती महिलाओं में मासिक धर्म अनुपस्थित रहता है। गर्भवती महिलाओं में मासिक धर्म अनुपस्थित रहता है। क्यों रहता है ये डिस्कशन भी अपन करने वाले हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप रहता है, वो नहीं चलता है। उसके बाद में अपन आगे डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कितनी फेज होती है, कौन सी फेज के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होती है। उसके बाद में अपन इनके हार्मोन रेगुलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर ग्राफ के द्वारा इसको समझने वाले हैं। अब अपन देखने वाले हैं रज चक्र की या आर्तव चक्र की या मासिक धर्म की प्रमुख प्रावस्थाएं कितनी होती है। तो हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं कि रज चक्र की प्रमुख 4 प्रावस्थाएं होती है। रज चक्र की प्रमुख 4 प्रावस्थाएं होती है। पहले अपन थ्योरी के रूप में देखेंगे, फिर इसका ग्राफ बना करके भी देखने वाले हैं। सबसे पहली जो प्रावस्था होती है इसको हम बोलते हैं प्रचुरोद भवन प्रावस्था, या इसको बोल सकते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। इस प्रचुरोद भवन प्रावस्था के अंदर क्या होता है? सबसे पहले ओवरी के अंदर जो पुटिकाएं या जो फॉलिकल्स बन रही है, प्राइमरी फॉलिकल्स है वो सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट होगी, सेकेंडरी फॉलिकल्स है वो टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर कन्वर्ट होगी, टर्सरी फॉलिकल्स होती है वो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर या ग्राफियन पुटिका के अंदर कन्वर्ट होगी। मतलब इस फेज के अंदर अपन क्या लिख सकते हैं कि एफएसएच हार्मोन के द्वारा पुटिकाओं का निर्माण होता है पहली फेज के अंदर। और ये जो होती है ये है 8 से 10 दिन की होती है। 10 दिन की अवस्था होती है। और 28 दिन की बात करें तो ये 6वें दिन से 13वें दिन तक चलती है। 6वें दिन से 13वें दिन तक। तो सबसे पहले क्या हुआ है? ओवेरी के अंदर प्रचुरोद भवन अवस्था चली है, जिसमें एफएसएच हार्मोन के द्वारा पुटिकाओं का निर्माण हुआ है। प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका और परिपक्वन ग्राफियन पुटिका का निर्माण हुआ है। इसके लिए 8 से 10 दिन चाहिए होते हैं और 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक की अवस्था चलती है। उसके बाद में दूसरी जो अवस्था आती है 13वें दिन के बाद में, हमने पहले से देख रखा है कि 14वें दिन होती है अंडोत्सर्ग। तो दूसरी वाली अवस्था को हम बोलते हैं अंडोत्सर्ग प्रावस्था, जिसको हम बोल सकते हैं ओव्यूलेटरी फेज। इस ओव्यूलेटरी फेज के अंदर क्या होता है? 14वें दिन ग्राफियन पुटिका को तोड़कर द्वितीयक अंडाणु बाहर निकलकर उदर गुहा में पहुंच जाता है।
उदर गुहा में पहुंच जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया अंडोत्सर्ग या फिर ओव्यूलेशन कहलाती है। ओव्यूलेशन, और इसे ही हम बोलते हैं एलएच सर्ज, एलएच सर्ज कहलाती है। तो अंडोत्सर्ग प्रावस्था के अंदर क्या हुआ है? 13वें दिन तक मेच्योर ग्राफीन फॉलिकल्स बन गई थी। 14वें दिन क्या हुआ है? ग्राफीन पुटिका को तोड़ करके द्वितीयक अंडाणु बाहर निकलकर उदर गुहा में पहुंच जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग या फिर एलएच सर्ज बोलते हैं। एलएच सर्ज क्यों बोला है? क्योंकि इस 14वें दिन अंडोत्सर्ग की प्रोसेस कब हुई है? 14वें दिन। और इस 14वें दिन जिस हार्मोन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वो हार्मोन होता है अपना एलएच हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम नाम दे सकते हैं एलएच सर्ज। ठीक है। उसके बाद में तीसरी जो फेज आती है उसको हम बोलते हैं ल्यूटियम प्रावस्था, ल्यूटियम प्रावस्था या ल्यूटियम फेज। ये जो प्रावस्था होती है सबसे लंबी होती है। यह प्रावस्था सबसे लंबी अवधि की होती है या लंबी प्रावस्था होती है। इसमें कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। और इस कार्पस ल्यूटियम को टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। तो क्या देखा आपने अभी तक? प्रचुरोद भवन या प्रोलिफेरेटिव फेज के अंदर क्या होता है? एफएसएच हार्मोन जो होता है ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में 14वें दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन फेज रहता है जिसको हम अंडोत्सर्ग प्रावस्था बोलते हैं। ग्राफीन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकल करके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पहुंचता है, जिस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन या फिर एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं। इस टाइम पे एलएच हार्मोन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है। ओव्यूलेशन के बाद में क्या होता है? 15वें से 16वें दिन क्या होता है? जो ग्राफीन फॉलिकल्स थी जो कि रैप्चर हो चुकी थी वो अब एक पीले कलर की संरचना में बदल जाएगी जिसको हम पीत पिंड या फिर कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कार्पस ल्यूटियम को हम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर महीने बनती है, हर महीने बिगड़ती है, इसलिए इसको टेम्परेरी बोला गया है। एंडोक्राइन ग्लैंड इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कार्पस ल्यूटियम से हार्मोन्स रिलीज होता है और वो जो हार्मोन्स रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और एक दूसरा हार्मोन भी रिलीज होता है कार्पस ल्यूटियम से जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन, लेकिन मेनली जो यहां पे रिलीज होता है वो हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम से ही कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या करवाएगा? ये ओवेरी के अंदर चेंज नहीं करवाएगा, ये यूट्रस के अंदर चेंज करवाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, जो आंतरिक भित्ति होती है, वो अब थोड़ी सी मोटी होने लग जाएगी। वहां पे तैयारियां होने लग जाएगी आरोपण के लिए। आरोपण का मतलब कि जो एग बाहर आया था फैलोपियन ट्यूब के अंदर, कार्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुआ है ये सीधा सिग्नल देने वाला है यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर। अब एंडोमेट्रियम लेयर ये सोच रही है कि जो एग फैलोपियन ट्यूब में आया है वो अब फर्टिलाइज होने वाला है और फर्टिलाइज होगा तो यहां जो जाइगोट बनेगा उसका इंप्लांटेशन होगा वो मुझे करवाना है। अब जाइगोट का इंप्लांटेशन करवाना है तो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर बहुत सारी तैयारियां स्टार्ट होने लग जाएगी। लेकिन कई दिन के बाद में, जैसे मान लो कि ये 16 से 17वें दिन तक ये बन गई है, अब 17वें दिन से लेकर के 21वें दिन तक यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ है तो उसके बाद में ये जो कार्पस ल्यूटियम होती है ये कार्पस एल्विकिन्स में कन्वर्ट हो जाती है। कार्पस एल्विकिन्स एक सफेद कलर की बॉडी बनती है, उसको हम कार्पस एल्विकिन्स बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ है तो कार्पस एल्विकिन्स है वो नष्ट हो जाती है, कार्पस ल्यूटियम है वो भी क्षतिग्रस्त हो है। और कार्पस ल्यूटियम के क्षतिग्रस्त होने से जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल रहता है वो भी अपना
लो हो जाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल कम होने की वजह से यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से उसका ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने की वजह से उसके पास अंदर जो भी टिश्यू है वो सारे के सारे उनका ब्रेकडाउन होगा, वहां से ब्लीडिंग होगी और उस ब्लीडिंग के थ्रू जो खराब हो चुका एग था वो भी मिलकर के वेजाइना के रास्ते से बाहर कर दिया जाता है। अब वो जो बाहर किया जाता है, जो ब्लीडिंग होती है, जो स्रावी पदार्थ निकलता है, उस स्रावी पदार्थ के अंदर एक तो क्या होना है, कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिकिन्स वाला मटेरियल होना है। दूसरा क्या है, जो कि एग जो फर्टिलाइज नहीं हुआ था वो वाला होने वाला है। तो लास्ट या फिर आखिरी जो फेज रहती है उस फेज को हम बोलते हैं स्रावी प्रावस्था। स्रावी प्रावस्था जिसको हम बोल सकते हैं सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज, ये जो फेज होती है ये 3 से 5 दिन की होती है। 3 से 5 दिन की होती है और इस फेज को ही हम बोल सकते हैं मेन सेज फेज। और इस स्रावी प्रावस्था के अंदर क्या हुआ है कि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो उस एग को बाहर करना पड़ेगा। कार्पस ल्यूटियम क्षतिग्रस्त हो गई है। कार्पस ल्यूटियम के क्षतिग्रस्त होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक से गिर गया है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक से गिरेगा तो एंडोमेट्रियम लेयर ने जो तैयारियां की थी, अब उस एंडोमेट्रियम लेयर का ब्रेकडाउन होने वाला है। अब वो जो टिश्यू है वो अब वेजाइना के रास्ते से बाहर निकलने वाला है, जिसको हम बोलते हैं स्रावी प्रावस्था या सिक्रेटरी फेज। इसके अंदर लगभग 80 ml जो ब्लड होता है वो रिलीज होता है और उस ब्लड के साथ में क्या क्या मटेरियल रहता है, एक तो एंडोमेट्रियम लेयर वाले टिश्यू होते हैं और दूसरा एग होता है, जिसको हम बोलते हैं स्रावी प्रावस्था या फिर सिक्रेटरी फेज। तो हमने ये 4 फेज देखे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, प्रोलिफेरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियम फेज और सिक्रेटरी फेज। अब इन 4 फेज को यदि यहां पे आपको कम पल्ले पड़ा है तो इसी 4 फेज को हम ग्राफ के द्वारा भी समझने वाले हैं। अब अपन इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज को ग्राफ के द्वारा भी समझने वाले हैं कि गर्भाशय के अंदर क्या चेंज होने वाले हैं और ओवेरी के अंदर क्या चेंज होने वाले हैं। तो एक सिंपल सा अपन ग्राफ बना रहे हैं यहां पे, जिसमें एक लेंगे अपन गर्भाशय और एक लेंगे ओवेरी। ये तो है यूट्रस। यूट्रस के अंदर देखने वाले हैं कि क्या चेंज आने वाले हैं और ये है ओवेरी कि अंडाशय के अंदर क्या चेंज आने वाले हैं। यहां एक ये दिन अवधि ले रहे हैं, ये 13 से 14 दिन ले लेंगे, ये 21वें दिन और ये 28वें दिन। अब यहां यूट्रस के अंदर और गर्भाशय के अंदर इन 28 दिन की अवधि के अंदर क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ओवेरी के अंदर क्या क्या चेंज आते हैं। ओवेरी के अंदर सबसे पहले प्राथमिक पुटिका बनती है, उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाती है द्वितीयक पुटिका के अंदर, उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाती है तृतीयक पुटिका के अंदर, फिर यहाँ पे ये बनती है अपनी ग्राफियन पुटिका और यहाँ 14वें दिन, मतलब इस एरिया के अंदर ये ले लिया अपने 14वें दिन। 14वें दिन क्या हुआ है, ग्राफियन पुटिका को तोड़ करके ये एग बाहर निकल चुका है। उसके बाद में कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, कार्पस ल्यूटियम के बाद में कार्पस एल्बिकिन्स का फॉर्मेशन होगा। तो क्या बने हैं यहां पे, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल्स। यहां पे 14वें दिन क्या हुआ है, ओव्यूलेशन हो चुका है। उसके बाद में ओव्यूलेशन के बाद वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम के बाद में फाइनली क्या बनती है, कार्पस एल्बिकेंस। और इस कार्पस ल्यूटियम से जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा है अपना, प्रोजेस्टेरोन। ग्राफियन फॉलिकल से जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा है, एस्ट्रोजन। फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कर रहा है वो कौन सा है, एफएसएच। ओव्यूलेशन वाला
हार्मोन कौन सा है, एलएच। तो यहाँ पे 4 हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल है जो कि ओवरी के अंदर अपने को दिखाई दे रहा है कि एफएसएच क्या कर रहा है, फॉलिकल्स को कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद में एस्ट्रोजन से कौन सा हार्मोन रिलीज, वो ग्राफिन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, एस्ट्रोजन हो रहा है। उसके बाद में ओव्यूलेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो ये तो कहानी चल रही है किसके अंदर, ओवरी के अंदर। 1 मंथ के अंदर ओवरी के अंदर ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। फिर यूट्रस के अंदर क्या चेंज आता है, यूट्रस के अंदर सबसे पहले ये जो 1 से लेकर के 5 दिन की ये जो फेज चलती है इसको हम बोलते हैं मेन सेज, और इसी को हम बोलते हैं ऋतुस्राव प्रावस्था, ऋतुस्राव प्रावस्था। फिर यहां 6वें दिन से लेकर के 13वें दिन तक क्या हो रहा है, इस वाले फेज को हम बोलते हैं प्रचुरोद्भवन प्रावस्था, प्रचुरोद्भवन प्रावस्था या प्रोलिफेरेटिव फेज। ये काम हो गया है 13वें दिन तक का, जहां पे पुटिकाओं का फॉर्मेशन हो गया था। उसके बाद में 13 से लेकर के 14वें दिन तक यहां पे क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। तो ये वाली जो प्रावस्था हो गई ये कौन सी है, अंडोत्सर्ग प्रावस्था। उसके बाद में यहां 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन की जो स्टेज रहती है, यहां तक यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो क्या करने लगती है, वो मोटी हो जाती है। थोड़ी सी एंडोमेट्रियम की लेयर मोटी होने लग जाती है, यहां पे तैयारियां स्टार्ट होने लग जाती है। ये जो मैंने बनाया है ये क्या बनाया है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर बनाई है। अब इसमें अपने को देखना है कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या चेंज आएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या चेंज आएंगे। तो यहाँ पे जो 15वें दिन से या 16वें दिन से लेकर के 28वें दिन की जो स्टेज बनाई है इसको बोलते हैं हम ल्यूटियम प्रावस्था, ल्यूटियम या फिर स्रावी प्रावस्था। तो इस हिसाब से अपने पास में 4 प्रावस्थाएं मिल गई। ऋतुस्राव प्रावस्था जिसके अंदर ब्लीडिंग होती है, प्रचुरोद्भवन प्रावस्था जिसके अंदर पुटिकाओं का फॉर्मेशन होता है, अंडोत्सर्ग प्रावस्था जिसमें ग्राफिन पुटिका से सेकेंडरी oocyte निकल करके बाहर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाता है। उसके बाद में 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक कौन सी चलती है, ल्यूटियम प्रावस्था, और इस ल्यूटियम प्रावस्था के अंदर कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है और कार्पस एल्विकिन्स का फॉर्मेशन होता है। तो एक ग्राफ के अंदर तो अपन ये समझ लिया है कि यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंज हो रहा है, कौन कौन से दिन हो रहा है, ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो बात अपने कर ली है। अब इसके बाद में अपने को एक सिंपल ग्राफ से देखना है कि कौन से दिन 28 दिनों के अंदर कौन कौन से दिन कौन कौन से हार्मोन की कंसंट्रेशन हाई रहती है। तो यहां पे अपन एक सिंपल सा ग्राफ बना रहे हैं हार्मोन्स वाला। नीचे की तरफ अवधि ले रहे हैं 1, 7, 14, 21 और 28, और इस साइड के अंदर अपन हार्मोन्स ले रहे हैं। एक तो हार्मोन्स होंगे अपने अग्र पीयूष ग्रंथि से रिलीज होने वाले, अग्र पीयूष ग्रंथि से रिलीज होने वाले, और दूसरे हार्मोन्स होंगे अपने ओवेरी से रिलीज होने वाले, एंटीरियर पिट्यूटरी के और ओवेरी के 4 हार्मोन यहां पे होने वाले हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि वाले जो हार्मोन होते हैं उनका जो लेवल रहता है वो यहां पे सबसे जो ऊपर वाली पीक दिखाई दे रही है 14वें दिन, ये जो पीक बनी है ये बनी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, जहां पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। क्योंकि 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ये अपने को पहले से ही पता है कि ये ओव्यूलेशन वाला है, ये ओव्यूलेशन हो गया है। उसके बाद में 14वें दिन से पहले कौन से हार्मोन की कंसंट्रेशन हाई है, 14वें ओव्यूलेशन से पहले ग्राफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होना है, मतलब पुटिकाओं का फॉर्मेशन होना है। तो उस टाइम के अंदर अपना एफएसएच हार्मोन जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, जो कि पहले दिन से लेकर के 13वें दिन तक क्या करवाने वाला है, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करवाने वाला है। फिर ओवरी के अंदर भी हार्मोन रिलीज होता है। ओवरी के अंदर पहले दिन से लेकर के यहां पे 13वें दिन तक एक कंसंट्रेशन हाई रहती है, और वो हाई रहती है किसकी, एस्ट्रोजन हार्मोन की। क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज होगा तो एफएसएच के और एलएच के काम को आगे जाकर के इनहिबिट करने वाला है। क्योंकि एफएसएच का जो काम था वो पुटिकाओं का निर्माण
करना था और पुटिकाएं बन चुकी है 13वें दिन तक। LH का काम सिर्फ और सिर्फ ओव्यूलेशन करवाने का था, तो ओव्यूलेशन हो गया है 14वें दिन तक। अब इस LH के और FSH के काम को इनिबिट करने के लिए ग्राफियन फॉलिकल किथिका इंटरना से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि LH और FSH के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इसलिए LH और FSH 14वें दिन के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे ओव्यूलेशन के बाद में FSH की और LH की जो कंसंट्रेशन है वो ऑटोमेटिक गिर चुकी है। किस वजह से गिरी है? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। उसके बाद में यहाँ पे 21वें दिन से लेकर के फिर 28वें दिन तक फिर से एस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन कुछ अमाउंट के अंदर कार्पस ल्यूटियम से भी बनता है। ये वाली जो पीक बनी है ये कौन से हार्मोन की बनी है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन की पीक बनी है। उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो ओव्यूलेशन तक तो बिल्कुल से नील है। ओव्यूलेशन से पहले प्रोजेस्टेरोन का लेवल है ही नहीं। ओव्यूलेशन के बाद में जब कार्पस ल्यूटियम बनेगी तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहने वाला है और फिर लास्ट 28वें दिन तक इसका लेवल वापस से गिरने वाला है। तो ये कौन से हार्मोन की कंसंट्रेशन है? प्रोजेस्टेरोन की कंसंट्रेशन है। अब इस ग्राफ को याद रखना हो तो कैसे रखते हैं? जैसे सबसे ऊपर वाली जो पीक रहती है हमेशा और 14वें दिन के अंदर रहती है, वो वाला हार्मोन अपना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जस्ट नीचे जो रहता है 14वें दिन वो रहता है FSH वाला। फिर अपन ये देख सकते हैं कि जिसमें दो पीक बन रही है पूरे ग्राफ के अंदर, जिसकी दो पीक बन रही है वो वाला अपना एस्ट्रोजन होगा। बाकी इस ग्राफ के अंदर ऐसा कोई हार्मोन नहीं है जो 2 बार रिलीज हो रहा है। उसके बाद में एक पीक और वो भी ओव्यूलेशन के बाद में बन रही है। एक तो सिंगल पीक बनेगी और वो भी ओव्यूलेशन के बाद में बनेगी, तो वो वाला हार्मोन अपना कौन सा होने वाला है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होने वाला है। तो मतलब चारों हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल अपन ने देख लिया है कि FSH पुटिकाओं का निर्माण करेगा, LH अंडोत्सर्ग करवाएगा, एस्ट्रोजन है वो LH और FSH के काम को रोकने वाला है और प्रोजेस्टेरोन क्या करने वाला है? एंडोमेट्रियम लेयर की तैयारियां करने वाला है। ये तो बात हो गई है कि जब निषेचन होने की संभावना है ऐसी बातें चल रही है। अब निषेचन नहीं हुआ तब क्या होने वाला है और निषेचन हो गया तो क्या होने वाला है, ये दो प्रोसेस अपन यहां पे देखने वाले हैं। अब अपन देखने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ये प्रोसेस अपन ने देखी है, ओवरी के अंदर क्या चेंज आ रहे हैं, गर्भाशय के अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं। अब अपन ये देख रहे हैं कि 28 दिन की अवधि के अंदर यदि निषेचन हो जाए तो क्या यही चेंज रहने वाले हैं और निषेचन नहीं हुआ तो क्या चेंज देखने को मिलने वाले हैं। तो ये डिस्कशन अपन करने वाले हैं हार्मोन नियमन के अंदर। और हार्मोन्स का अपने को पहले से पता लग ही गया है कि कौन कौन से हार्मोन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। 2 हार्मोन अपने को याद रखने हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, जो कि FSH और LH है, और 2 हार्मोन ओवरी से रिलीज होने वाले रखने, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वाले। तो यहाँ पे हार्मोन नियमन की बात अपन करेंगे कि इनमें निषेचन होगा तो क्या चेंज होगा और निषेचन नहीं हुआ तो क्या चेंज आने वाला है। तो हार्मोन नियमन की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले अपन लेते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को, इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं GnRH, जिसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये सिग्नल देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब इस एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज होने वाले हैं। वो दोनों हार्मोन है अपने, एक तो है FSH, ये अपने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर भी देखा था, मेल की बॉडी के अंदर भी ये काम कर रहे हैं और फीमेल की बॉडी के अंदर भी काम करे अलग अलग तरीके से। एक FSH और एक हो गया LH। अब ये जो FSH हार्मोन होता है इसका फंक्शन क्या होता है? ये तो पुटी की वृद्धि करवाएगा, पुटी की वृद्धि करवाएगा, फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करवाने वाला है। और ये जो LH होता है ये क्या करवाता है? ये करवाता है अंडोत्सर्ग। और अंडोत्सर्ग के दौरान क्या होता है? सेकेंडरी oocyte, अंडोत्सर्ग में क्या होता है? सेकेंडरी oocyte निकल करके बाहर आ जाता है उदर गुहा के अंदर या फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये सेकेंडरी oocyte निकल करके बाहर आ गया है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? अंडोत्सर्ग। अब अंडोत्सर्ग होने के बाद में अपने को यह देखना है कि यदि निषेचन हुआ, क्योंकि अंडोत्सर्ग हुआ है तभी तो अंडाणु है वो फेलोपियन ट्यूब में आया। अब यदि निषेचन हुआ है तो क्या होगा? निषेचन होने पर, तो निषेचन होने पर कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी, कार्पस ल्यूटियम
बनी रहेगी और कार्पस ल्यूटियम बनी रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बना रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सांद्रता भी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी बना रहेगा। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बना रहेगा तो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति भी बनी रहेगी, गर्भाशय की आंतरिक भित्ति भी बनी रहेगी। और गर्भाशय की आंतरिक भित्ति बनी रहेगी तो फाइनली यहां पे क्या हो जाएगा, आरोपण हो जाएगा। ठीक है। और यहां पे यदि निषेचन नहीं हुआ, निषेचन ना होने पर जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम, ये कार्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। और कार्पस एल्बिकेंस क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। और कार्पस एल्बिकेंस के नष्ट होने पर यहां पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उसका लेवल भी गिरने वाला है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी नहीं रहने वाला है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं रहने वाला है तो यहां पे फिर गर्भाशय की भित्ति भी टूट जाएगी, गर्भाशय की भित्ति टूटने लग जाएगी, गर्भाशय की भित्ति टूटने लग जाएगी। और गर्भाशय की भित्ति टूटने लग जाएगी तो फिर आरोपण नहीं हो पाएगा, आरोपण नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या समझा है अपन ने कि हार्मोन, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन को रिलीज करवाती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। एफएसएच का जो काम रहता है वो सिर्फ और सिर्फ फॉलिकल्स के फॉर्मेशन करने का होता है, पुटी की वृद्धि करवाने का काम रहता है। एलएच का जो काम रहता है वो मेनली ओव्यूलेशन का रहता है, अंडोत्सर्ग का रहता है। अब ये जो अंडोत्सर्ग हुआ है ये 14वें दिन हुआ है। इस 14वें दिन अंडोत्सर्ग के दौरान क्या हुआ है, ग्राफिन पुटिका के अंदर जो सेकेंडरी उस साइड था वो निकल करके बाहर उदर गुहा के अंदर या फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ चुका है। अब कहानी आगे स्टार्ट होगी 14वें दिन के बाद में कि अब यदि ये जो अंडाणु बाहर आया है, यदि ये निषेचित हो गया है तो क्या चेंज देखने को मिलेंगे, और निषेचन नहीं हुआ है तब क्या चेंज देखने को मिलेंगे। तो जब निषेचन हुआ है, निषेचन हुआ है तो ओव्यूलेशन के बाद में कार्पस ल्यूटियम संरचना का निर्माण होता है या पीतपिंड संरचना का निर्माण होता है, वो मेंटेन रहती है। और कार्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है वो भी बना रहेगा। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बना रहेगा तो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति भी बनी रहेगी, और गर्भाशय की आंतरिक भित्ति बनी रहेगी तो निषेचन के बाद में जो जायगोट बनेगा उसका इंप्लांटेशन वहां पे हो जाएगा। और आरोपण होने के बाद में आगे फिर 9 मंथ का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। और मेंस्ट्रुअल जो साइकिल रहता है वो 9 मंथ के लिए स्टॉप रहने वाला है। 9 महीने के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल उस प्रेग्नेंट लेडी के अंदर नहीं आने वाला है। उसके बाद में दूसरी कंडीशन यह है कि निषेचन नहीं हुआ तो क्या होगा, निषेचन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुआ था, कार्पस ल्यूटियम आगे जाकर के कार्पस एल्बिकिन्स स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होती है और फिर वो धीरे धीरे निषेचन नहीं हुआ तो कार्पस एल्बिकिन्स है वो नष्ट होने लग जाती है। कार्पस एल्बिकिन्स के नष्ट होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक से गिरेगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल अचानक से गिरेगा तो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। अब यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर यदि टूटने लगेगी तो उसके अंदर तो आरोपण की क्रिया होने वाली नहीं है। अब वो जो टिश्यू रहते हैं एंडोमेट्रियम लेयर के प्लस जो अंडाणु जो निषेचित नहीं हुआ है वो मिलकर के वेजाइना के रास्ते से बाहर कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या फिर रक्तस्रावी प्रावस्था, जिसमें 80 ml ब्लड रिलीज किया जाता है। और उसके बाद में वापिस से फिर एफएसएच हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग जाता है, तो वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुकना और मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना ये कौन से हार्मोन की वजह से होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। तो ये सिंपल तरीके से हमने क्या देखा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का नॉर्मली इंट्रोडक्शन देख लिया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेज होती है उनके बारे में देख लिया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन कौन से हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है वो बातें अपन ने कर ली है, यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं और ओवेरी के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं वो भी ग्राफ के द्वारा देख लिया है, कौन कौन से हार्मोन्स जो रेगुलेट करके रखते हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को उन हार्मोन्स के बारे में भी देख लिया है,
कौन, यदि निषेचन हो गया तो क्या परिवर्तन आएंगे, निषेचन नहीं हुआ तो क्या परिवर्तन आए, अपने वो वाली बातें भी कर ली है। तो ये सिंपल तरीके का मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन ने देखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर को, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है उसको। थैंक यू सो मच।